10,000 लोग घायल हैं, 10,000। लगभग 2700 जानें जा चुकी हैं, 700 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। कफन तक नहीं मिल रहे हैं। हालत यह है जिस बैग में शव रखे जाते हैं, लाश रखी जाती है, वो बैग खत्म हो गया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, अंबार लगे हैं शवों के। ये देखिए, यहां से यहां तक शवों के ढेर लगे हैं। कफन रखने के लिए बैग नहीं मिल रहे हैं। इस स्थिति में आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं, लोग अपनों के साथ बिलख के रो रहे हैं, क्योंकि जब हमास पर अटैक हो रहा है तो आम जिंदगियां भी खत्म हो रही हैं। ये आप देख रहे हैं इस शख्स को। अब मैं आपको दिखाऊं कि फिलहाल स्थिति क्या है गाजा के अंदर। जो बात मैंने आपको बताई, हालात बहुत खराब हैं। इजराइल में, गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल। ऐसे में मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पूरे गाजा में हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अब तक गाजा में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लाशों के लिए कफन तक मिलना मुश्किल है। गाजा को लेकर यह दावा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना यह है कि गाजा में लाशें ढकने के लिए बॉडी बैग्स खत्म हो गए। मरने वालों में 700 से ज्यादा बच्चे, जबकि 600 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर रॉकेट दाग रहा है। ऐसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। दावा है गाजा में घायल 2000 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। गाजा में बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों की कमी हो गई है। 50,000 गर्भवती महिलाओं तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। अस्पतालों में बैकअप जनरेटर भी बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं और ऐसी स्थिति में अस्पतालों में मरीजों की जान खतरे में। गाजा में रहने वाले 11 लाख लोगों की जिंदगी इस समय संकट में है। ये हालात हैं गाजा के। लेकिन गाजा के हालात के उलट इजराइल की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। गाजा में जंग पर इजराइल में जश्न हो रहा है। इजराइल में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इजराइल में लोग जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर इस जंग पर जश्न हो रहा है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इजराइल की सड़कों पर इसलिए जश्न हो रहा है क्योंकि गाजा में हमला हो रहा है। ऐसा ही जश्न आपको याद होगा तब हो रहा था जब इजराइल पर हमला हुआ था और ईरान में पटाखे फोड़े जा रहे थे। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर एम्बुलेंस पर हमला हुआ है। एम्बुलेंस से लोग जा रहे थे गाजा में जो घायल है, और यहां आकर रॉकेट फटा है। देखिए जरा, अब इस स्थिति में तरीका यह है कि गाजा के बॉर्डर से मिलता है मिस्र का बॉर्डर, राफा बॉर्डर जिसे कहते हैं। वहां से देखिए सामान की एंट्री अब तक नहीं हो रही थी, अब यह बॉर्डर खोल दिया गया है जहां से जरूरी सामान गाजा के अंदर दाखिल हो रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इस बीच दुनिया के देश बैठकें कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी मुस्लिम देशों का जो संगठन है OIC, वो बैठक करने वाला है। उसने सारे मुसलमान देशों के बैठक बुला ली है 18 और 19 तारीख को। अगली तस्वीर दिखाई। दूसरी तरफ जो बाइडेन खुद इजराइल आने वाले हैं 2 दिन बाद। जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं, अब आप समझिए स्थिति क्या हो रही है। अगली तस्वीर दिखाई। खुद जर्मनी के चांसलर ओलाफ भी इजराइल पहुंच रहे हैं। अब आइए अब आपको बताऊं पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है। पूरी दुनिया इजराइल और गाजा पर बात कर रही है। सबसे पहले इजराइल हमास जंग में अमेरिका बहुत एक्टिव हो गया है। जंग के बीच बाइडेन इजराइल के दौरे पर आने वाले। 18 अक्टूबर को बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले। 18 अक्टूबर को ही मुस्लिम देशों का जो संगठन है OIC, वो बैठक करने वाला है। इजराइल हमास जंग को लेकर यह बैठक होगी। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC में जंग पर चर्चा होगी। बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री फिर इजराइल वापस आ गए। जंग के बाद एंटनी ब्लिंकन का यह दूसरा इजराइल दौरा है। 4 दिन में दूसरी बार ब्लिंकन इजराइल पहुंच गए हैं। नेतन्याहू से मिलने के बाद कई नेताओं से बात की इन्होंने, मुस्लिम नेताओं से, मुस्लिम कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों से। बाइडेन ने नेतन्याहू के साथ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की। बाइडेन ने दोनों देशों से पीड़ितों की मदद की अपील की है। अब्बास, जो कि फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा जो वेस्ट बैंक में है, उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं, महमूद अब्बास ने बाइडेन से हमास को लेकर बात की। हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह कहना है महमूद अब्बास का। बाइडेन के साथ पुतिन भी सक्रिय हो गए। पुतिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करने वाले हैं। नेतन्याहू के साथ ही फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से भी बात करेंगे। पुतिन ने इससे पहले सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से बात की।
गाजा को मदद पहुंचाने पर दोनों में बात हुई है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज कल इजराइल पहुंच रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले जर्मन चांसलर जॉर्डन और मिस्र भी जाएंगे। उसके बाद जंग के बीच तुर्की ईरान की बातचीत होने वाली है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी और एर्दोगन की बात हुई है। इजराइल हमास जंग खत्म करने के उपायों पर चर्चा हुई है। जर्मनी ने ईरान को इस बीच चेतावनी दे दी है। जर्मनी ने ईरान से युद्ध में दखल ना देने को कहा है। ईरान युद्ध को भड़काने की कोशिश न करे, वो ये कह रहे हैं। और जंग के बीच लेबनान के पीएम का बड़ा बयान आया है। इजरायली सीमा पर तनाव में दिलचस्पी नहीं है, उनका यह कहना है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, पूरी दुनिया में बहुत हलचल हो रही है, मुस्लिम देशों की बैठक होने वाली है, बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं। आप क्या मान रहे हैं कि प्रेशर बनेगा तो जंग खत्म होगी या और बढ़ने वाली है? OIC की मीटिंग हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर की आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और ये सऊदी अरेबिया में हो रहा है। जो MBS हैं उनका, क्योंकि उनके पास में उनकी लीडरशिप है OIC की और चेयरमैनशिप है, तो उन्होंने आह्वान किया है कि सारे, और ये वेडनेसडे को है, तो एक चीज तो है कि सारे मुस्लिम देश जो हैं, जो 57 देश हैं, वो एक इकट्ठे होंगे और इसकी भर्त्सना करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी क्राइसिस है। कहीं इजराइल भी मानता रहा है कि हमास शायद बेटर है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उससे बेटर है, या जो उसकी एक्सपेंशन है वो शायद बढ़ जाए। अभी बात है कि जो बाइडेन साहब भी आ रहे हैं, इसके पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब और स्टेट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन साहब भी यहां पर आए हैं, बेसिकली टू ये एस्केलेट ना हो। और देखिए इसके कारण ईरान भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, और वो भी कहता है कि ना तो प्लानिंग की है ना हमारी कोई मंशा है, वो कभी कभी बातें दूसरी करता है। इस बीच आप देखिए के सिन्हा साहब जो कह रहे थे, अमेरिका कहां आ रहा है? इजराइल आ रहा है। फिलिस्तीन को कौन समर्थन कर रहा है? ईरान समर्थन कर रहा है। ईरान फिलिस्तीन के साथ है तो बाइडेन इजराइल के साथ है। आखिर ये दोनों धड़े बटे हुए क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों में पुरानी दुश्मनी है। अमेरिका और ईरान में पुरानी दुश्मनी है। आपको बताऊं, एक तरह से प्रॉक्सी वॉर कहते हैं इसे। दो बड़े हाथी जो खुद नहीं लड़ते, किसी दूसरी जगह को जंग का मैदान बना देते हैं। जैसे यूक्रेन जंग का मैदान बन गया, वियतनाम जंग का मैदान बन चुका है अमेरिका और रूस की लड़ाई में, उसी तरह ईरान और अमेरिका की लड़ाई में गाजा जंग का मैदान बना। इनके बीच पुरानी दुश्मनी देखिए। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा ईरान इससे पूरी तरह से दूर रहे। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का बयान आया, हम ईरान को सख्त संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। दावा है कि हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ है। 1 अक्टूबर को हमास के नेता ईरान में मौजूद थे। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के साथ हमास नेताओं की तस्वीरें वायरल हुई। इजराइल पर हमास के हमले का ईरान ने समर्थन किया। ईरान ने कहा फिलिस्तीन को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। लेकिन अमेरिका और ईरान की जंग देखिए क्यों पुरानी है। इधर देख रहे हैं इब्राहिम रईसी के पीछे आपको कासिम सुलेमानी नजर आ रहे हैं, जो ईरान के कमांडर थे। इनको किसने मरवाया? 2020 में ईरानी सेना के प्रमुख कासिम सुलेमानी की हत्या हुई। अमेरिका के ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी मार दिए गए। कासिम सुलेमानी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर थे। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी। ईरान ने कहा हम जनरल की मौत का बदला लेंगे। सुलेमानी की मौत में इजराइल का भी हाथ माना जाता है, यानी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर सुलेमानी को मरवाया। इजराइल खुफिया विभाग ने सुलेमानी की सही लोकेशन बताई और जिसके बाद अमेरिका ने ड्रोन हमले से सुलेमानी को मरवा दिया। अगली हत्या ईरान के एक और शख्स की हुई। 27 नवंबर 2020 को तेहरान में मोहसिन फखरीजादे की हत्या हुई। मोहसिन फखरीजादे ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था और अमेरिका कहता रहा ईरान को कि तुम न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, इसीलिए ईरान पर पाबंदियां लगा दी। हत्या का आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा। ईरान ने कहा हत्या के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। ईरान ने कहा हत्या के पीछे कैसे अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों ने मिलकर उनके परमाणु वैज्ञानिक को मरवाया, उनके कमांडर को मरवाया। अब सुनिए जरा नेतन्याहू कैसे ईरान को धमकी दे रहे हैं। בהיותנו חסרי מגן, שילמנו מחירים שאף עם אחר בעולם לא שילם. גם בדורות שלאחר הקמת מדינת ישראל, קמו צוררים חדשים המבקשים לכלותנו. तो जंग के मैदान से अब आपको अंतरिक्ष में लिए चलते हैं। अच्छी खबर है, भारत से गगनयान का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसका सभी को इंतजार था कि आखिर गगनयान कब जाएगा। ये गगनयान की तस्वीर देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष में जाने वाला है गगनयान। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। चंद्रयान देख चुके हैं, सूर्ययान देख लिया और ये गगनयान है। अंदर से कैसे दिखता है वो देखिए जरा। ये है गगनयान, अंदर से उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से
उसके अंदर उपकरण और चीजें लगाई गई। अब आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के वो कमांडर्स जो तैयारी कर रहे हैं गगनयान में अंतरिक्ष पर जाने के लिए। इन लोगों का सिलेक्शन हुआ, महीनों से इनकी तैयारी चल रही है, इनकी फिटनेस पे काम किया जा रहा है। ये वो भारतीय हैं, फोर्स के वो जवान हैं जिन्हें अंतरिक्ष पर भेजा जाएगा गगनयान में। अब देखिए गगनयान कैसे जाने वाला है वो मैं आपको बताऊं। ये गगनयान की तस्वीर, गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय हो गया है। 21 अक्टूबर सुबह 7 से 9 बजे के बीच इसकी लॉन्चिंग होनी है। इसरो ने अंतरिक्ष में मानव मिशन की जानकारी दी है। गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 की लॉन्चिंग होगी। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा और रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे सुरक्षित लाना है, इसरो इसको लेकर टेस्टिंग करने वाला है। और यही टेस्टिंग है पहला फेज। गगनयान की टेस्ट फ्लाइट के 3 हिस्से होने वाले। पहला सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, दूसरा क्रू मॉड्यूल जिसमें अंतरिक्ष में यात्री जाएंगे, तीसरा क्रूस्केप सिस्टम, यात्रियों को कैसे सुरक्षित लाया जाना है। टेस्ट व्हीकल रॉकेट क्रू मॉड्यूल को ऊपर लेकर जाएगा और फिर सुरक्षित निकलने की परिस्थितियां बनाई जाएंगी। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पूरा क्रू मॉड्यूल रोका जाएगा। उस वक्त रॉकेट की स्पीड साउंड की स्पीड से 1.2 गुना होगी। फिर क्रू मॉड्यूल और क्रूस्केप सिस्टम लगाया जाएगा और यह मॉड्यूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री होंगे उसे आपको बताऊं वापस लाया जाएगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इसरो चीफ एस सोमनाथ। அப்போ இந்த டெஸ்ட் வெஹிக்கிள் மிஷன் இது ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் தான். இது TVD1 மிஷன் இந்த அக்டோபர் 21 நடக்கிறது. இதுக்கு பின்னாடி 3 TV D2 D3 D4 மிஷன்கள் நடக்கும். இந்த மிஷன்கள்ல இந்த அபோட் ஸ்கீம் பல தடவை டெஸ்ட் பண்ணும்। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना